हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। पिछली शिफ्ट्स में आपकी सीटेट के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस लगातार रिपीट हो रहे हैं। उनमें से 20 क्वेश्चंस मैं आज आपकी इस वीडियो में लेकर के आई हूं, जिनमें आपके पेडागोजी और जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी के, वो दोनों तरह के क्वेश्चंस मिक्सअप होंगे। तो आप सभी लोग बिल्कुल तैयार होकर के बैठ जाइए, क्योंकि इससे आपकी तैयारी भी जांच हो जाएगी, क्योंकि एमसीक्यू की फॉर्म में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको लास्ट में अपना टोटल स्कोर भी बताना है कि 20 में से आपका कितना स्कोर रहा। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। अभिप्रेरित यानी मोटिवेट या इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो कि लर्निंग के लिए मोटिवेट करने वाला है। तो बाहरी कारक होते हैं, ये विफलता से बचने के लिए जो आपको जो प्रेरणा मिलती है उससे आप अधिगम करते हैं, या लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जो आपको व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है उसके लिए आप अभिप्रेरित रहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इस एग्जाम्पल को अपने ऊपर लेकर के चलिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो आप किस लिए कर रहे हैं? विफलता से बचने के लिए, या कोई बाहरी कारक आपको प्रेरित कर रहे हैं, या फिर ये है कि भाई अच्छा, एक बार में बार बार का चक्कर नहीं रहेगा, एक बार में अपना जो हमारा लक्ष्य है सीटेट क्लियर करने का, वो अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए आप अभिप्रेरित है, इसीलिए आप क्लास ले रहे हैं, क्योंकि आप मोटिवेट है। क्यों है? अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर व्यक्तिगत संतुष्टि को पाने के लिए। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर आपने यही ऑप्शन सोचा है तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहां आपसे पूछा गया है दोस्तों कि वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्न कारकों में से किसी एक की भूमिका में सबसे ज्यादा जोर दिया है। तो जल्दी से बता दीजिए मुझे फटाफट से। वाइगोत्स्की से संबंधित क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है और हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है आपकी, खास करके सीटेट में। तो कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं है जिसमें वाइगोत्स्की का क्वेश्चन ना आया हो। तो जल्दी से फटाफट से बता दो, कौन से डोमेन पर वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा जोर दिया है? सामाजिक, वंशानुगत, मानसिक या शारीरिक? तो एकदम करेक्ट, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, सामाजिक। ठीक है, सामाजिक, ये एकदम सही है, क्योंकि इसने कहा है कि बच्चा सामाजिक और समाज में रहकर के सीखता है, सामाजिक अंतः क्रिया करके सीखता है। सो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट, SBA। यहां से क्वेश्चन भी आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में। तो फटाफट से आंसर करो, कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है। तो जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है वो राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा है, सभी विद्यालयों को निदान के माध्यम से अधिक जानने में मदद करता है। ये बात हमें सही लग रही है, लेकिन अभी अगले ऑप्शन को भी देखेंगे। शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम करता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और चौथा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पर। ये आपका पेडागोजी वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्या पूछा है आपसे इस क्वेश्चन में कि बच्चे कैसे सीखते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूछा है कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। तो ये बात तो सही है, हमें गलत वाला ढूंढना है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है। बच्चे कहीं भी सीख सकते हैं, अपने वातावरण से सीख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ करके सीख सकते हैं, अपने घर परिवार में सीख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ये बात एकदम सही है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, तो ये बात भी एकदम सही है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया था नहीं वाला, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? भैया फाइन मोटर स्किल पूछा है आपसे, जल्दी से बता दो। ऑप्शन ए कूदना, बी लिखना, सी दौड़ना या डी चढ़ना। जल्दी से आंसर करो फटाफट से। इनमें से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है? कूदना है, लिखना है, या आपका दौड़ना या चढ़ना। फाइन मोटर स्किल, जिनमें आपकी जो फाइन मसल्स है उनका यूज किया जाता है, जैसे आपकी हाथों की उंगलियों का। ठीक है, तो लिखने में आप लोग प्रयोग करते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक है, तो ये आपका बी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बड़ा ही आसान, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, डेविड बेसलर, चार्ल्स डार्विन या स्टर्नबर्ग या अल्फ्रेड बिने। तो एकदम सही आप लोग बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने वाले हैं, अल्फ्रेड बिने, ये एकदम सही हो जाएगा। आगे फिर से आपके सामने एक पैडागोजी का बढ़िया सा क्वेश्चन है, फटाफट से देखो और आंसर करो। आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखो ध्यान से। एक विकलांग बालक पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। अच्छा आप ही बताओ, क्या ये विशेष स्कूल में भेजना बच्चे की समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देगा? नहीं देगा, क्योंकि भैया आज के समय में हम लोग बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, कि चाहे कोई विकलांग हो या कोई भी, उसको आप कह सकते हैं कि कोई भी बच्चे में डिसेबिलिटी हो, सभी बच्चे को एक साथ हमें शिक्षा देनी है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए तो इसीलिए गलत हो गया। दूसरा है क्योंकि अलग करने की बात कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है अन्य छात्रों से उसे दूर रखना। तो क्यों रखेंगे भाई दूर? दूर थोड़े ना रखना है, समावेशी शिक्षा की बात है, साथ में सबको समान अवसर देने हैं सीखने के, दूर नहीं रखना है। सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। फोर्थ है सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो चारों ऑप्शन को देखते हुए आपका 4th नंबर का एकदम सही है। ठीक है, सहयोगी योजना का विकास करना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। यहाँ पर आपसे फिर से एक पेडागोजी का क्वेश्चन आया है। 2 शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं, एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा है जो उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? अति सामान्यीकरण या विकासात्मक या सरलीकरण या फिर ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोग चुनेंगे? पूछा है 2 शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं, एक तो अपनी मातृभाषा और दूसरा बच्चा जो है वो कोई दूसरी भाषा सीख रहा है। तो इन दोनों में किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? अति सामान्यीकरण, विकासात्मक, सरलीकरण या फिर डी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों विकासात्मक गलतियां ये समान रूप से कर सकते हैं। जो मातृभाषा में बच्चा सीख रहा है इसका विकास जल्दी होगा, इसे ज्यादा जल्दी चीजें सीखने को मिलेगी, ज्यादा जल्दी ये समझेगा, क्योंकि अब आपकी जो NEP 2020 आई है इसमें भी बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा देने की बात की गई है। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? अब बताओ फटाफट से ऑप्शन देखो। संगति की आवश्यकता, बी प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, या सी भावात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, या डी नियमित रूप से शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना। तो इनमें से सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता कौन सी नहीं है? आप ही बताओ भाई। ये भी सामाजिक आवश्यकता है, ठीक है, संगति की, प्रशंसा की, ठीक है, भावनात्मक सुरक्षा की भी, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये तो भैया एक नेचुरल प्रोसेस है, शरीर से अपशिष्टों को बाहर, पदार्थों को बाहर निकालना, ये कोई सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है?
ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं कि आप यहाँ पर गच्चा खा सकते हैं। पूछा है कौन सा सिद्धांत है विकास का। ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती, सभी बच्चों की विकास दर जो है वो समान नहीं होती, अलग अलग होती है हर स्टेज में। बी है, विकास हमेशा रेखीय होता है, तो बिल्कुल रेखीय नहीं होता, वर्तुलाकार होता है विकास, ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्या ये सही हो जाएगा? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्या ये आपका विकास का सिद्धांत है? या विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, तो ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये संबंधित होती है एक दूसरे से। अब इन दोनों में से बताओ फटाफट से आपके अनुसार कौन सा सही है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, बात तो सही है भाई, विकास दर समान थोड़ी होती है हर बच्चे की, हर स्टेज में सब बच्चे अलग अलग तरीके से विकसित होते हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये विकास का सिद्धांत यहाँ पर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये निरंतर एक ही गति, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गलत हुआ है, अगर एक ही गति से बोलेगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है हमेशा एक गति में नहीं चलता, वो कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है। जैसे शैशवावस्था में तेज गति के साथ होगा, उसके बाद बाल्यावस्था में फिर धीमा हो जाएगा, और फिर किशोर अवस्था में फिर से एकदम तेजी से शुरू होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए था। आगे चलो, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं परिस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? भाई नवीन विशेषताएं और योग्यताएं परिस्फुटित करता है विकास व्यक्ति में, ये कथन है हरलोक का। किसका? हरलोक का। आगे चलो फटाफट से, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, क्या इससे मानसिक विकास का संबंध है? हमें तो नहीं लगता, पर चलो अभी अगले ऑप्शन देखेंगे। स्मृति का विकास, हाँ तो स्मृति से संबंध होता है मानसिक विकास का। तर्क एवं निर्णय से भी संबंधित होता है आपका। इसके अलावा अवबोधन की क्षमता से भी संबंधित होता है मानसिक विकास। तो किससे नहीं होता? मानसिक विकास शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से संबंधित नहीं होता है, ठीक है, ये फिजिकल डेवलपमेंट होता है इससे संबंधित, ना कि कोग्निटिव डेवलपमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा विकास का नियम नहीं है? विकास का नियम कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होता है। भाई बात सही है, व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होता है, हर एक बच्चा समान रूप से विकसित नहीं होता है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को आपको मिलते हैं। अगला ऑप्शन है विकास सैने सैने होता है। सी है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है। बिल्कुल सही है, क्रमबद्ध होता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई पहले आप एक स्टेज तक विकसित हो गए, उसके बाद फिर वापस आपका जो विकास था वो कम हो गया, है ना, ऐसे तो नहीं होता, ये बिल्कुल निरंतर क्या होता है, चलता रहता है। इसके अलावा डी है, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, क्योंकि वृद्धि रुक जाती है एक निश्चित उम्र के बाद, ना कि विकास। विकास तो भैया आपकी जो गर्भ से कब्र तक चलता रहता है, वो रुकता नहीं है जब तक कि इंसान जो है ऊपर ना पहुंच जाए। तो यही इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। क्या समस्या है किशोरावस्था की? वजन बढ़ने की समस्या है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। आप लोग किशोरावस्था से गुजरे हैं, क्या सबको वजन बढ़ने की परेशानी हुई है? ना। शिक्षा की समस्या है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है। समायोजन की, बिल्कुल यही सही जवाब है। समायोजन की समस्या होती है जब किशोर अवस्था में बच्चा पहुंचता है, तो वो समाज के साथ सबके बीच में समायोजन नहीं कर पाता है, ठीक है। उसको लगता है कि सामने वाला जो कह रहा है वो उसके लिए अच्छा नहीं सोचता है, ठीक है। अच्छे परीक्षा परिणाम देने की समस्या तो ऐसा भी नहीं है। आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों, फटाफट से अगला क्वेश्चन पढ़िए। इसमें आपसे पूछा है, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है? परिवार है, विद्यालय है, या फिर जनसंचार माध्यम है, या पत्र पत्रिकाएं है? किसमें पूछा है? भाषा के विकास में। तो एक बच्चे का भाषा विकास
में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल कौन निभाता है? उसका परिवार, विद्यालय या जनसंचार या माध्यम? दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रोल निभाता है उसका परिवार निभाता है। अब आप एक बात सोचिए, अगर परिवार में बच्चे का भाषा का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल मूक बैठा रहता है, तो क्या विद्यालय में जाने के बाद उसे जो उसके शिक्षक है वो कुछ सिखा पाएंगे? वो उससे उसकी भाषा का विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चा जो है वो जन्म से ही अपना कुछ समय बाद ही अनुकरण कर करके परिवार से ही भाषा का अर्जन करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो है वो उसका परिवार ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? फटाफट से दोस्तों लाइक भी करते हुए चलिए अगर आपको चीजें समझ आ रही है। ठीक है, चलो तो फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छात्र का वह सोपान जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा हुआ होता है। भैया सबसे ज्यादा जो संवेग आपके सबसे ज्यादा संवेगों से जब आप घिरे हुए होते हो, मिनट मिनट में गुस्सा, ठीक है, कभी प्यार, इस तरह से आप बहुत सारे संवेगों के बीच में, संवेगों के तूफान की अवस्था भी इसको कहा जाता है। अब तो आपको हिंट मिल गया, जल्दी से बता दो कौन सा सही है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ काल या किशोर अवस्था? भाई किशोर अवस्था को ही कहा जाता है संवेगों की या फिर किसकी? आंधी तूफानों की अवस्था। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी एकदम सही है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। चलो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है। उक्त कथन को किस मनोवैज्ञानिक, ये कथन जो है वो किस मनोवैज्ञानिक का है कि बच्चों में जो समान मानसिक योग्यताएं है वो देखने को नहीं मिलती? तो दोस्तों ये कथन है हरलोक महोदय का। ठीक है, इन्होंने कहा कि दो बालक किसी भी रूप में समान मानसिक योग्यता वाले नहीं हो सकते, चाहे वो जुड़वा बालक ही क्यों ना हो। ठीक है, सब में अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहां आपसे पूछा है कि किस अवस्था में स्वयं सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? कौन सी अवस्था में बच्चा ये चाहता है कि उसका भी समाज में सम्मान किया जाए, उसकी भी वैल्यू हो, उसकी भी बात चार लोग सुने? तो कौन सी अवस्था? शैशव अवस्था? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वयं सम्मान की अवस्था नहीं आएगी। हालांकि इसमें स्वयं केंद्रित तो होता है बच्चा, लेकिन सम्मान जैसी चीजों का उसको पता नहीं होता कि भाई सम्मान जैसी भी कुछ चीजें हैं, अपनी भी कोई रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, बाल्यावस्था में भी नहीं होगा, प्रौढ़ काल में भी नहीं होगा, वहां पे तो वो बिल्कुल ही परिपक्व अवस्था में होता है। किशोर अवस्था की अगर बात करें तो यहाँ ये भावना सबसे ज्यादा पाई जाती है कि स्वयं सम्मान जो है वो समाज के बीच में अपना चाहता है। तो यही आपकी सही यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। अब जल्दी से लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर दो फटाफट से। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये नहीं वाले क्वेश्चन तो आपके पेपर में भर भर के मिल रहे हैं इस बार, तो ध्यान से पढ़ो और बताओ। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, क्या ये कहना सही होगा? चलो अगला ऑप्शन देखते हैं। अभी आगे भी क्या पता इससे भी घटिया मिल जाए कोई ऑप्शन। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है। भाई बात तो सही है, वृद्धि को हम माप सकते हैं। ठीक है, कि भाई इसकी हाइट इतने इंचेस है, ठीक है, इतने फुट है। तो अगला ऑप्शन है वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती। बात तो सही है भाई, जीवन पर्यंत थोड़े ही ना आपकी हाइट बढ़ती चली जाएगी कि भाई आप 60 साल के हो गए और आपकी 8 फीट हाइट हो गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो एक समय के बाद जो है वो रुक जाती है। ठीक है, हाइट रुक जाती है। ऑप्शन डी है वृद्धि के साथ विकास भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता रहता है। दोनों ही एक दूसरे से आप कह सकते हैं कि अंतर्निहित होते हैं। लेकिन ऑप्शन ए जो है कि वृद्धि और विकास पर्यायवाची है, ये कहना एकदम गलत होगा। भाई पर्यायवाची किसने कहा इनको, है ना? तो पर्यायवाची थोड़ा ही है। यहाँ पर ए ऑप्शन ही यहाँ पर इस हिसाब से सही माना जाएगा आपने, क्योंकि निगेटिव ही पूछा था और निगेटिव ही हमारा ऑप्शन मिल गया हमको, तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज यही तक थी आपकी आज की क्लास। अगर आपको सेशन पसंद आया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए, वहां पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। सो थैंक यू डियर माय फ्रेंड्स।
गाइस, अगर आप एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2022 की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी तक कंफ्यूज है कि किस बुक से आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने का अवसर मिलेगा, तो ये यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। चक्षु पब्लिकेशन की बुक आती है एलटी ग्रेड के लिए और यहाँ पर बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को या पेपर्स को ध्यान में रखते हुए पूरा पाठ्यक्रम इस बुक में तैयार किया गया है। साथ ही इसमें 2019 का पेपर भी सोल्व दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और 800 बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसी बुक में आपको देखने को मिलेंगे। आपकी प्रत्येक विषय की यहाँ पर ये बुक अवेलेबल है। इसी के साथ यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स की आपकी ये बुक अवेलेबल है, ठीक है। और इसी के साथ इस बुक की खासियत ये है कि जितना भी मटेरियल है वो बिल्कुल सिलेबस को ध्यान में रख कर के दिया गया है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी कम नहीं है, बिल्कुल जितना होना चाहिए उसके हिसाब से सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से आपको इस बुक में मिलेगी। साथ ही इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, आप लेना चाहेंगे तो आपके पास के किसी भी बुक स्टोर पर ये बुक अवेलेबल हो जाएगी चक्षु पब्लिकेशन की, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू गाइस।